दुल्हन बनी बिनिश को अपने बिस्तर पर देखते ही शाहवीर गुस्से से दहाड़ा। कपड़े बदल लो और सो जाओ। मेरे साथ सुहागरात मनाने का सोचना भी मत। उसे खानदान का इकलौता वारिस होने का बड़ा घमंड था। जब ही बिनिश को अनपढ़ जाहिल समझकर धुतकार दिया। अगली सुबह बिनिश गायब हुई तो हवेली में कोहराम मच गया। शाहवीर से सब सवाल करने लगे तो उसकी मर्दाना गैरत ने जोश मारा। वह अपनी बीवी को ढूंढने शहर गया। पता चला बिनिश मुकाबले के इम्तिहान में टॉप कर चुकी है। वह उसके दफ्तर पहुंचा मगर रौब शौहर वाला था। वर्दी से नुमायां होती उसकी रानों पर हाथ रखने लगा तो जोरदार थप्पड़। आखिरी पेपर देकर उसने इत्मीनान का सांस लिया और कंधों पर चादर लपेटते हुए बाहर सड़क पर निकल आई। गर्मी काफी ज्यादा थी। कुछ देर तो वह इंतजार करती रही लेकिन वापसी के लिए किसी का सहारा लेना था। इससे पहले कि वह रिक्शे वाले को रोकती, सामने सड़क पर उसने गाड़ी को रुकते देखा और यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि शाहवीर की थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और शाहवीर अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ बाहर आया। शाहवीर को देख उसके दिल की धड़कनों में अजीब सा शोर मच गया। बेइख्तियार उसने चादर से अपना मुंह ढक लिया। वह यहाँ था। अगर शाहवीर की नज़र उस पर पड़ जाती तो गजब हो जाना था, लेकिन उसकी नज़र पड़ने से पहले ही वह गायब होना चाहती थी। शाहवीर शायद किसी से मुलाकात करने आया था और उसकी तरफ मुतवज्जिह नहीं था। वह कुछ ही फासले पर खड़ी थी, जल्दी से कदम बढ़ाते हुए पास खड़ी गाड़ी में बैठ गई और इत्मीनान का सांस लिया। ड्राइवर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कहाँ जाने का इरादा है मैडम? उसने सरसरी सा पूछा। जब उसने पता बताया और पीछे मुड़कर देखने लगी तो शाहवीर की पीठ गाड़ी की तरफ थी। भाई प्लीज़ जल्दी करें। वह हरगिज़ नहीं चाहती थी कि शाहवीर की नज़र उस पर पड़े। उसके मिजाज को वह अच्छी तरह पहचानती थी। अगर उसे भनक भी लग जाती कि वह क्या कर रही है तो घर में क़यामत आ जाती, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि क़यामत तो फिर भी उसकी मुंतज़िर थी। ड्राइवर ने गाड़ी वहाँ से निकाल ली और उसने इत्मीनान का सांस लिया। ऐसी की ठंडी हवा ने गर्मी की शिद्दत को कम कर दिया और बेइख्तियार ही उसे अपने बाबा की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब बाबा का साया उसके सर पर था तब वह ऐसी ही आरामदेह जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब वह पाई पाई की मोहताज हो चुकी थी। वजह यह थी कि उसके बाप को इस उम्र में आकर इश्क का भूत ऐसा चढ़ा कि उसने न सिर्फ अपनी बीवी को भुला दिया बल्कि अपनी बेटी को भी, और नई जिंदगी का आगाज किया। वह और उसकी माँ लावारिसों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे और मजबूरन उसे नानी के घर रुकना पड़ा था, जहाँ शाहवीर की बादशाहत थी। अपने बाप के लिए उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत थी। उसका बाप उसे बेहद मोहब्बत करता था और रिश्ता भी रखना चाहता था, लेकिन वह अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि माँ के पास उसके अलावा जीने की कोई वजह नहीं थी। इसलिए उसने माँ के साथ रहना मुंतखब किया। लेकिन अब शाहवीर के घर रहकर वह इतनी तंग आ चुकी थी कि उसका बस नहीं चल रहा था कि आंखें मूंदे और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। इसलिए उसने यह रास्ता चुना। शाहवीर उसका मामू का बेटा था और जुनैद मामू एक अरसे तक इंग्लैंड में रहकर अच्छी खासी दौलत कमा चुके थे, इसलिए उनका मर्तबा सबसे बुलंद था और शाहवीर उनकी इकलौती औलाद था, सो मालिकियत का एहसास दिलाना उसका हक बनता था। गाड़ी उसने घर से कुछ दूर ही रुकवाई, किराया देकर उतरी। इससे पहले कि वह पलटकर घर की तरफ जाती, दाईं तरफ से आती शाहवीर की गाड़ी को देखा और उसके कदम वहीं जम गए। दिल की धड़कनें बेकाबू हुईं। शाहवीर उसे देख चुका था, न सिर्फ देख चुका था बल्कि करीब आकर गाड़ी रोक ली। इससे पहले कि ड्राइवर गाड़ी मोड़ता, शाहवीर बाहर निकला और ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। बेचारा ड्राइवर रुककर हैरान सा उसे देखता रहा। जब शाहवीर ने इशारा किया तो वह बिना कुछ कहे बाहर निकल आया। शायद वह भी हालात समझने की कोशिश कर रहा था। वह भी एक नौजवान लड़का था। उसके चेहरे पर भी अजीब से तासुरात थे। कुछ खौफ का भी शिकार नजर आ रहा था। जिस नज़र से शाहवीर उसे देख रहा था, शायद उसे अंदाज़ा हो रहा था कि मामला क्या है। बीच सड़क ये सब देखकर बिनिश भी खौफजदा हो गई। वह जल्दी से शाहवीर की तरफ बढ़ी। ये सिर्फ ड्राइवर है, उसे जाने दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन शाहवीर ने उसे सख्ती से चुप रहने का इशारा किया और ड्राइवर का गिरेबान पकड़ लिया। कौन हो तुम और क्या ताल्लुकात हैं तुम्हारे इसके साथ?
उसने इतनी सख्ती से सवाल किया कि ड्राइवर ने एक नज़र बिनिश पर डालकर सर झुका लिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? मैं तो सिर्फ अपना किराया लेकर मैडम को यहाँ तक छोड़ने आया हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। वह शदीद हैरान था और हालात समझने की कोशिश कर रहा था। बिनिश जल्दी से शाहवीर की तरफ बढ़ी और उसका बाजू पकड़ लिया। मेरी बात सुनो, मामले को बढ़ाने की कोशिश मत करो शाहवीर, ये मेरी इज्जत का मसला है। शाहवीर गुर्राया। उस वक़्त तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया जब तुम इस गैर मर्द के साथ अय्याशियां करती हुई यहाँ तक पहुंची हो? उसे अंदाज़ा नहीं था कि यूं बीच राह में शाहवीर इतनी जाहिलियत का मज़ाहिरा करेगा। इसीलिए वह बस उसकी शक्ल देखती रही। आंखों में नमी उभर आई और गालों पर बह निकली, लेकिन सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आप प्लीज़ जाए भाई, आप जाएं। उसने ड्राइवर की जान छुड़वाई और अपनी जान बख्शी पर वह भी जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी मोड़कर ले गया। गाड़ी में बैठो, मैं ये सब कुछ घर जाकर तुमसे पूछता हूँ कि तुम किसके साथ अय्याशियां करती फिर रही हो। वह चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। घर सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर था, लेकिन उस शख्स के नखरे खत्म ही नहीं होते थे। आज तक वह सिर्फ हुकूमत करना जानता था। बेकाबू होकर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि उसे यकीन था कि अब जो अजियत उसे बर्दाश्त करनी पड़ेगी वह नाकाबिले बर्दाश्त होगी। गाड़ी घर के सामने रोकते हुए शाहवीर ने उसका बाजू थामकर उसे घसीटते हुए अपने साथ लगा लिया। शाहवीर, मेरा बाजू छोड़ दीजिए, ये क्या हरकत है? प्लीज़ घर में जाकर कुछ मत बताइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। उसने बार बार उसे रोकना चाहा था कि वह घर में उसके हवाले से बदगुमानी न फैलाए। वह अपनी औकात और अपनी अहमियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी और नहीं चाहती थी कि अगले कुछ दिन बेसुकूनी की नज़र हो जाएं। अंदर दाखिल होते ही वह सबसे पहले उसे नानो के कमरे में ले आया, जहां उसकी अम्मी भी थीं। उसकी अम्मी की इस घर में कोई औकात नहीं थी। उसकी नानो यानी नसरीन बेगम को भी अपना पोता हद से ज़्यादा प्यारा था, और वैसे भी उम्र के इस हिस्से में अपने बेटे और पोते के साथ मनमानी करके वह अपनी जगह खराब नहीं करना चाहती थीं। दीजान, पूछें अपनी लाडली से ये किसके साथ आई है? नसरीन बेगम, जो उस वक्त जायनमाज समेट रही थीं, हैरत से पलटकर शाहवीर को देखने लगीं और फिर एक नज़र उसके बेबस चेहरे पर डाली, जबकि जैबा बेगम तो जल्दी से अपने धड़कते हुए दिल को थाम कर उठ खड़ी हुईं। क्या बात है शाहवीर? उन्होंने शाहवीर से पूछा, जब शाहवीर ने उन्हें फ़ौरन खामोश करवा दिया। आप खामोश रहें फूफो, दीजान इससे बात करेंगी। पूछें इससे कि ये किसके साथ आई है और कहाँ थी ये। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका था और वह एक बार फिर सवालिया निशान की तरह उनके सामने खड़ी थी, जिसे हर कोई सुलझाने की कोशिश कर रहा था। कहाँ थी तुम बिनश? क्या कह रहा है शाहवीर? नसरीन बेगम ने हैरत से उसे देखते हुए पूछा। नानो, मैं एक दोस्त के यहाँ गई थी और उसी का ड्राइवर मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आया था। उसने जल्दी से झूठ बना लिया। क्या करने गई थी तुम दोस्त के पास? नसरीन बेगम ने दोबारा सवाल किया। मुझे उसके कुछ कागजात लौटाने थे, बस उसी सिलसिले में गई थी और कुछ नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो उसने अपने ड्राइवर से कह दिया कि वह मुझे घर तक छोड़ दे, और शाहवीर ने देख लिया। तुम मुझे भी कॉल कर सकती थी और तुम्हें किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी? आखिर किस चीज़ की कमी है जो तुम बाहर अय्याशियाँ करती हुई हमारी इज्जत को रौंद रही हो? तुम दीजान को बेवकूफ़ बना सकती हो बिनश, लेकिन मुझे नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किसके साथ थी। ड्राइवर कुछ और कह रहा था और तुम कुछ और। बिनश के चेहरे की रंगत जर्द हो गई। वह सर झुकाए खड़ी बेबसी से रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए जब शाहवीर की माँ लैला बेगम अपने कमरे से टहलते हुए वहां आईं और लगे हुए हंगामे को दिलचस्पी से देखने लगीं। क्या बात है शाहवीर, क्यों नाराज़ हो रहे हो बेटा? उन्होंने शाहवीर को देखकर नरमी से पूछा और अपनी जुबान में मिठास लाते हुए सवाल किया। कुछ नहीं मम्मा,
बस इस बदकिरदार लड़की की बदकिरदारियों को खोल रहा हूँ। आप जानती हैं, आज भी इलाके में किसी अजनबी शख्स के साथ घर तक आई है। लोग देखेंगे तो हमारे बारे में क्या कहेंगे? और वैसे भी 2 दिनों के अंदर अंदर बाबा की आमद है। मैं नहीं चाहता बाबा की इज्जत पर हर्फ आए। शाहवीर ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया कि उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वह बात को इतना उछालेगा। और रही कसर लैला बेगम ने पूरी कर दी। उसकी अपनी नानो बार बार शक भरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछना चाह रही थीं कि अगर उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, वह आए रोज़ घर से बाहर रहती है तो बता दे। शाहवीर उसे कितनी बार पकड़ चुका है, सुहागरोज बहाने बहाने से। बेहतर है कि अगर वह किसी के लिए पसंदीदगी रखती है तो बता दे। लेकिन वह अच्छी तरह इन लोगों की चाल से वाकिफ़ थी। अगर कभी वह कुछ भी गलत करते हुए पकड़ी जाती तो यकीनन वे लोग उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देते। जो उसकी इज्जत और शराफ्त के बावजूद उस पर इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आते थे। उन लोगों से कुछ भी बईद नहीं था। वह बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। न जाने उस शख्स ने कब तक उसकी जिंदगी पर मुसल्लत रहना था, जो हर वक़्त उसे नीचे दिखाने की कोशिश करता। हालांकि उसके साथ उसकी कोई ख़ास दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह शख्स कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लैला बेगम, शाहवीर और उसकी नानी, किसी को भी उसकी ज़ात पर यकीन नहीं था। हालांकि वह जो कुछ कर रही थी अपने मुस्तकबिल के लिए और अपनी माँ की इजाज़त से कर रही थी, लेकिन इन लोगों को शायद ये हज़्म नहीं था। खास तौर पर शाहवीर, जो हर वक़्त उसके लिए बदगुमानी फैलाए रखता। 2 दिन उसने बेबसी से रोते हुए गुजार दिए। ये बात इतनी बड़ी नहीं थी जिस कदर बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया था। और 2 दिन बाद जब जुनैद साहब की आमद हुई तो उन्हें भी इस मामले के बारे में इत्तिला दे दी गई। मामा भी उससे अच्छा खासा बदगुमान थे और वे भी यही समझते थे कि वह एक अय्याश लड़की है जिसे जुनैद साहब की इज्जत की कोई परवाह नहीं, आए रोज़ घर से बाहर रहना, बगैर बताए अपनी मर्जी करना। सो उस रोज़ नसरीन बेगम से मशविरा करने के बाद उन्होंने वह फैसला किया जो उसकी ज़िंदगी में और जहर घोलने वाला था। उस रोज़ उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि चूंकि अब वे घर आ चुके हैं तो सबसे पहले ये करना चाहते हैं कि बिनश का निकाह शाहवीर से कर दिया जाए। वैसे भी घर के बच्चे हैं और किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। शायद वे इस ज़रिए से बिनश को काबू में लाकर शाहवीर के सुपुर्द कर देना चाहते थे, ताकि उनकी इज्जत कायम रहे और उनके मर्तबे को नुकसान न पहुँचे। जबकि ये फ़ैसला सुनकर वह दहल सी गई। पहले अजियतें कम नहीं थीं, जो अब उसकी ज़िंदगी में अजियतों का इजाफा हो रहा था। शाहवीर तो ये सब कुछ सुनकर हत्थे से उखड़ गया। बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस लड़की का और मेरा कोई जोड़ नहीं बनता। आखिर मेरे सामने उसकी क्या हैसियत है? एक अनपढ़, जाहिल और अजीब से किरदार की लड़की, जिसका किरदार भी घर वालों के सामने मशकूक है। माँ बाप मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। उसने खड़े खड़े इनकार कर दिया और फिर अपने कमरे में चला गया, जबकि उसके इस कदर जलालत भरे अंदाज पर बिनश सर झुकाकर रह गई। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई थी। वे लोग उसके मुहसिन थे। आज तक उसके मामा ने उसके सर पर हाथ रखा था। वह तो साफ लफ्ज़ों में ये भी नहीं कह सकती थी कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, न ही वह इस काबिल थी कि उसे इनकार करने का हक दे दिया जाए, बल्कि वे लोग उस पर इस कदर मुसल्लत थे कि खामोशी के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रोज़ नसरीन बेगम उसके कमरे में गईं तो वह लैपटॉप पर बैठा कुछ काम देख रहा था। वह नरमी से उसके करीब ही बैठ गईं। दीजान, अगर आप मेरे साथ वही डिस्कस करने आई हैं तो मैं आपसे बात नहीं करने वाला। उसने नसरीन बेगम की जानिब देखते ही इनकार कर दिया, जबकि वह उसकी दुखती रगों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थीं। उन्होंने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। मैं जानती हूँ कि तुम बिनश को पसंद नहीं करते, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं है। बेपनाह हसीन लड़की है, तुमसे छोटी है और तुम्हारे रौब में रहेगी। मर्द के लिए औरतें लाख मयस्सर रहें, लेकिन वह औरत उसे कम मिलती है जो उसके रौब व नदेदाते तनयमती दबदबे का शिकार रहे। और बिनश से तुम ऐसी उम्मीद रख सकते हो? एक बार मेरी बात पर गौर करके तो देखो। ये हम सबकी इज्जत का सवाल है। उन्होंने शाहवीर के सामने हथियार डालते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि बिनश के लिए इसके अलावा और कोई इंतखाब अच्छा नहीं हो सकता, और उसने खामोशी इख्तियार कर ली।
इस बात से तो वह कभी इनकार नहीं कर सकता था कि वह बेपनाह हसीन थी, इतनी हसीन कि अगर वह उसे नज़र भरकर देख लेता तो शायद उसे मोहब्बत हो जाती, लेकिन वह उसके साथ मोहब्बत के हक में नहीं था। वह हमेशा उसे अपनी मिल्कियत समझते हुए उस पर हुकूमत करता चला आया और आज भी उसी हुकूमत पर कायम था। वह चुपचाप रोते हुए जैबा बेगम की आगोश में लेट गई। अम्मी, तो क्या मुझे अब इस फैसले की नज़र कर दिया जाएगा? उन्होंने नरमी से उसका माथा चूम लिया था। शाहवीर बहुत अच्छा लड़का है मेरी जान। गुस्से का तेज है, जिद है, अना है, लेकिन वह तुम्हारे मामा का इकलौता बेटा है। तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। जब बीवी बनकर उसके दिल पर हुकूमत करोगी तो वह सब कुछ भूल जाएगा। जैबा बेगम को भला अपने भतीजे से ज्यादा प्यारा कौन हो सकता था, सो उन्होंने भी उसे ही कुर्बान करना चाहा और दोनों तरफ से मिले जुले साजिश का शिकार होकर भला आखिर वह दिन भी आ गया जब वह शाहवीर की दुल्हन बनने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसने जैबा बेगम के सामने ये शर्त रखी थी कि उसने सिर्फ निकाह के लिए रजामंदी दी है, अभी रुखसती के लिए उसे घायल न किया जाए। और शायद उसकी ये बात मानकर भी उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया था। इसमें शाहवीर की नज़रों में हमेशा अपने लिए तंज, तनफुर और तल्खी देखी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। वह जितनी भी कोशिश कर लेती, लेकिन वह शख्स राजी होने वाला नहीं था। वाइट कलर के शरारे में सजी हुई दुल्हन इस कदर हसीन लग रही थी कि जिसकी नज़र उस पर ठहर सी जाती। उसने निकाह के लिए राबिया को भी इनवाइट किया था, क्योंकि राबिया ही उसकी करीबी दोस्त थी जो उसके हर राज से वाकिफ थी। इसके अलावा कोई नहीं, और न ही किसी को इतनी अहमियत हासिल थी कि वह किसी से अपने राजो न्याज शेयर करती। तुम किस कदर हसीन हो, तुम्हारा शौहर तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। राबिया ने चहकती हुई आंखों से उसे देखा और उसने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। इस बात से इनकार नहीं था कि शाहवीर एक खोबरो शहजादा था, जिद, अना, अकड़ में लिपटा हुआ शख्स, जो अगर बात करता तो वक्त को रोक देने की सलाहियत रखता। निकाह के लिए अच्छी खासी बड़ी तकरीब रखी गई। इलाके के कुछ मुअज्जिज लोगों के अलावा जुनैद साहब ने अपने काफ़ी दोस्तों को भी इनवाइट किया था, सो उस शाम एक शानदार तकरीब की सूरत में उनका निकाह हुआ। इजाब व कबूलियत के मराहिल तय करते हुए उसने बेइख्तियार अपने बाप को याद किया था, जिसे वह हर मोद पर याद करती थी। लेकिन वह शायद बीरून मुल्क अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश व खुर्रम था। काजी साहब ने उससे रजामंदी चाही। उसने बस एक नज़र सामने बैठे शख्स को देखा और फिर सर झुकाते हुए रजामंदी दे दी। वह नहीं जानती थी कि मुस्तकबिल में उसके साथ क्या होगा, लेकिन उस वक्त ये सब कुछ ज़रूरी था। वैसे भी उसने सोच लिया था कि अगर वह शाहवीर की इज्जत बन जाएगी तो शायद वह मुकाम हासिल कर ले जो उसकी हकदार थी। कागज़ के उस छोटे टुकड़े पर दस्तखत करते हुए उसने अपना सब कुछ उस शख्स के नाम लिख दिया जो शायद दिल की गहराइयों में उसके लिए काबिल मोहब्बत था। घूंघट उठाते हुए शाहवीर ने एक सरसरी सी नज़र उसके चेहरे पर डाली और फिर दोबारा मोड़कर उसे देखा। वह इस कदर हसीन लग रही थी कि अपनी धड़कनों पर काबू पाना उसके लिए मुश्किल हो गया, और बेइख्तियार ही वह न जाने कितने लम्हों तक उसे देखता रहा। बद्दी बद्दी भूरी आंखें, जिन्हें मेकअप ने तराश कर और भी हसीन बना दिया था, गुलाबी होंठ जिन पर खुमार टूटकर बरसा, भरा भरा वजूद। वह बेख्तियार झुका और नरमी से उसके माथे को छू लिया और फिर झुककर रुखसार को छुआ। बिनिश के लिए अपनी धड़कनों पर काबू पाना मुश्किल हो गया। बेइख्तियार ही उसने नज़रें उठाकर शाहवीर का चेहरा देखा और शाहवीर तो उसके चेहरे की सुर्ख रंगत में खो गया। सामने मौजूद लद्दकी उसकी बीवी थी, पूरे हक़ के साथ उसके सामने मौजूद थी और वह लोगों की परवाह किए बगैर उसे देख रहा था। बिनिश उसके पहलू में आकर सजी तो गोया चांद मुकम्मल हो गया। न जाने कितनी नज़रों में मोहब्बत, सताइश और न जाने कितनी नज़रों में हसद उभरा। उन पर उठने वाली हर नज़र रश्कजदा होकर वापस लौट आती। तकरीब निकाह के बाद उसने अम्मी से कह दिया कि उसे कमरे में छोड़ दें। थकावट से उसका हाल बुरा था।
ज़ैबा बेगम ने उसे कमरे में छोड़ दिया। तकरीब ख़त्म होते ही मेहमान रुखसत हो गए और सब अपने अपने कमरों में चले गए। बदलते हुए रिश्ते ने उसके जज्बात भी बदल दिए थे। न जाने अब वह शख्स उसके साथ कैसा रवैया इख्तियार करता। दिल में हजार वसवसे थे, लेकिन इसके बावजूद उसने सोच लिया था कि वह उसके दिल में अपनी मोहब्बत और अपना मुकाम कायम कर लेगी। आईने के सामने ज्वेलरी उतारने के बाद वह कपड़े तब्दील करने की गरज से वॉशरूम की जानिब बढ़ी। अपने लिए उसने कंफर्टेबल सा लिबास निकाल लिया था। सारे दिन की थकावट के बाद अब वह सुकून से सोना चाहती थी। जब कपड़े तब्दील करने के बाद वह बाहर निकली और उसे अपने कमरे में सोफे पर बैठा हुआ देखा तो ठिठक गई। वह आम तौर पर कभी उसके कमरे में नहीं आया और न ही उसकी ज़िंदगी में झांकने की जहमत की थी, लेकिन अब न जाने क्यों वह उसे टकटकी बांध कर देख रहा था, जैसे उसका मुंतज़िर हो। वह वहीं जमकर खड़ी उसे देखती रह गई। दुपट्टे के बगैर उसके जिस्म के नशे-बो फराज उसके सामने अय्यां थे। बिखरे हुए बाल, मेकअप से आरी चेहरा। सामने बैठा शाहवीर उसे किसी और नज़र से देख रहा था। आज उसका देखने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने नरमी से शाहवीर का चेहरा देखते हुए पूछा, जब वह कदम उठाकर चलता हुआ उसके करीब आ गया और वह पीछे कदम उठाते हुए दीवार से लग गई। शाहवीर ने अपना और उसका दरमियानी फासला बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वह एक दूसरे के साथ यूं जुद कर खड़े थे कि हवा को गुजरने की भी इजाज़त नहीं थी, जबकि बिनिश का दिल तो उछलकर हलक में आ गया। उस शख्स की कुर्बत अजीब जानलेवा थी, जबकि शाहवीर की नज़रों में खुमार उतर रहा था। उसने पहली मर्तबा शाहवीर का यह रूप देखा था। निकाह हो जाने के बाद हक़ का एहसास शिद्दत से हावी हुआ। सामने मौजूद शख्स उसका शौहर था। शाहवीर ने ठुड्डी से उसका चेहरा उठाते हुए अपनी नज़रों के सामने कर लिया। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, इतनी हसीन कि मेरे दिलो दिमाग पर काबिज़ होने लगी हो, उसने सरगोशियाना लहजे में कहते हुए बिनिश को भी बहकने पर मजबूर कर दिया। नरमी से उसकी पुश्त को थामकर अपने साथ लगाते हुए वह उसके लबों पर झुका और गोया सहरा में एक अरसे के बाद चश्मा फूटा, जैसे खजां गुजरने के बाद बाहर का मौसम फूलों को नसीब हुआ हो। वह न जाने कौन सी शिद्दतें उसके वजूद में उंडेल रहा था और बिनिश तो हैरानगी का शिकार थी। धड़कते हुए दिल के साथ उसने शाहवीर की शर्ट थामकर उसे होश की दुनिया में लाना चाहा। शाहवीर प्लीज! अपनी सांस बहाल करते हुए वह शाहवीर को जाने का इशारा कर रही थी, लेकिन वह लगातार बहकते हुए उस पर हावी हो रहा था। अब तो मेरी बीवी बन चुकी हो, अब तो हक रखता हूँ तुम पर, और इससे ज़्यादा खूबसूरत एहसास क्या हो सकता है कि मैं तुम्हारा तलबगार हूँ। वह नरमी से बहकते हुए उसे अपने करीब कर रहा था और बिनिश उस वक़्त उसकी कुर्बत में हलकान हो रही थी। उसे खुद से दूर धकेलते हुए बिनिश ने उसके वजूद से फरार हासिल कर लिया। अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई, और निकाह से पहले अपने शौहर को सब कुछ सौंप देने वाली लड़कियों के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शाहवीर को शायद उसका झटकना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए आगे बढ़कर नरमी से अपनी उंगलियों से उसके रुखसार को छूने लगा। तुम्हारे मुंह से किरदार की बातें अच्छी नहीं लगतीं। अब शौहर की बारी आई तो तुम्हें किरदार और मुआशरा याद आ रहा है। वह एक पल में तल्ख हो गया था और बिनिश, जो बहुत नरमी से बात कर रही थी, उसकी बात सुनकर दंग रह गई। वह शख्स कभी भी बदलने वाला नहीं था। उसके मिजाज से तो वह बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। मेरा किरदार जैसा भी है, मैं आपकी इज्जत हूँ, आपके हक में हूँ, और इस हैसियत को खुदा बेहतर जानता है। आप प्लीज़ यहाँ से जाएं। मैं इस वक्त आपके साथ इस रिश्ते को बढ़ाना नहीं चाहती। उसने साफ इनकार कर दिया। सामने मौजूद शख्स शाहवीर जुनैद था, जिसे शायद आज तक इनकार की आदत ही नहीं थी। तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती, मैं शौहर हूँ तुम्हारा और तुम पर हक रखता हूँ। उसे गर्दन से दबोचते हुए उसने सख्ती से झटके से अपने करीब किया और बिनिश ने बेख्तियार ही उस पर हाथ उठाते हुए उसे खुद से दूर कर दिया।
वह ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन उसका हाथ शाहवीर के चेहरे पर थप्पड़ की सूरत में लगा और वह खुद भी दंग रह गई, जबकि शाहवीर की नज़रों में खून उतर आया। सुरख चेहरे और सुरख नज़रों के साथ वह बिनिश के चेहरे को देखता रहा। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अब तो मुझे इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि तुम्हें इस गलती की कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी। जहर भरी नज़रों से उसके चेहरे को देखते हुए वह कमरे से बाहर चला गया, जबकि वह देर तक सहमी हुई नज़रों से उसकी पुश्त को देखती रही। उसका इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन शाहवीर को खुद पर काबिज देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई, और नतीजा इस कदर भयावह था। वह जानती थी कि शाहवीर गुस्से का किस कदर तेज है, वह कभी भी इस बात को नहीं भूलेगा। लेकिन गुजरी हुई रात के बाद सुबह शाहवीर के चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे वह गुज़िश्ता रात की बात को भूल चुका हो। हालांकि वह इस बात पर खौफज़दा थी कि वह इस बात को बढ़ावा देकर घर भर में बयान करेगा, लेकिन शायद ये तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी थी उसे परसुकून करने के लिए। चंद दिन सुकून की नज़र हो गए। अब उसने खुद भी शाहवीर के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उसके कमरे की सफाई कर देती, घर के कामकाज में खुसूसी तौर पर अगर काम उसके हवाले से होते तो वह खुद दिलचस्पी लेती। वह चाहती थी कि शाहवीर के साथ उसका ताल्लुक मजबूत और कायम रहे, लेकिन शायद यह उसे मंजूर नहीं था। वह शख्स उसे सिर्फ हकारत की नज़र से देखने वाला था। निकाह को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। उस शाम वह अपने कमरे में मौजूद थी जब उसे राबिया की कॉल मौसूल हुई। राबिया उसकी बेहतरीन दोस्त थी और हर कदम पर उसके साथ खड़ी थी। सुबह दोबारा इंटरव्यू है, बिनिश किसी भी तरह घर से निकलकर तुम्हें आना पड़ेगा, मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। सुबह का दिन उसके लिए बहुत ख़ास था। राबिया ने उसे इत्तला दी थी। उस वक्त तक मोबाइल सिर्फ जबा बेगम के पास था। वह उन माँ बेटी का मुश्तरका मोबाइल था जिसे नसरीन बेगम भी इस्तेमाल करती थीं अपने दूसरे बेटों का हाल हवाल जानने के लिए। राबिया की बात सुनकर वह गहरी सोच में डूब गई। अब यहाँ से निकलने के लिए उसे कोई बहाना चाहिए था, और उसे यकीन था कि शाहवीर उस पर मुकम्मल नज़र रखे हुए है। वह शाहवीर को इस बारे में बताना नहीं चाहती थी। ग्रेजुएशन के बाद उसने एक बार घरवालों की मर्जी से कोशिश की, लेकिन वह मुकाबले के इम्तिहान में नाकाम हुई तो उसे जितनी बातों का सामना करना पड़ा, वह हौसला तोड़ने लगी थी। उसने जितनी जिल्लत का सामना किया, शाहवीर ने उसे जितनी तजलील का निशाना बनाया था, वह आज तक नहीं भूल पाई। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह के नतीजे मौसूल होने से पहले ही वह अपनी कोशिश का ऐलान करे। काफी सोच विचार के बाद वह उठकर शाहवीर के कमरे में चली गई। एक वही शख्स था जो उसकी मदद कर सकता था, और बिलाखिर मजबूरन उसे उसकी मदद मांगनी पड़ी। चंद लम्हे उसके कमरे के दरवाजे के सामने रुककर उसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर दस्तक दी, लेकिन कमरे से कोई जवाब नहीं आया, और फिर दरवाज़ा खोलकर वह अंदर दाखिल हो गई। पानी गिरने की आवाज़ से उसे मालूम हुआ कि शायद वह फ्रेश हो रहा है। वहीं सोफे पर टिकते हुए उसका इंतज़ार करने लगी। कुछ देर के बाद वह बाहर आया तो उसे देखकर रुक सा गया। क्या बात है मोहतरमा, आज यहाँ कैसे आमद हुई? एक मुस्कान उसके चेहरे पर डालकर उसने कह दिया तो वह उंगलियां चटकाते हुए उठ खड़ी हुई। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं सुबह अपनी एक दोस्त से मुलाकात करने वाली हूँ, क्या मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे? उसे यकीन था कि वह खड़े खड़े ही इनकार कर देगा और उसे कह देगा कि उसके पास वक्त नहीं है, लेकिन उसकी हैरानी की इंतहा न रही जब शाहवीर ने मुस्कुराते हुए कह दिया, क्यों नहीं, हम आपके हुक्म के गुलाम हैं, जहाँ चाहेंगी आपको पहुँचा देंगे। बिनिश के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसका शुक्रिया अदा करने के बाद वह कमरे से बाहर निकल आई। शावेर ने न ही उसे रोका था और न ही वह कुछ और कह पाई। अभी उसके पास थोड़ा समय था पूरी तैयारी करने के लिए। उसने पूरी रात का चुनाव किया और सारी रात जागते हुए मेहनत करती रही। इस बार उसने इतनी मेहनत की थी कि उसे यकीन था वह ज़रूर वह मुकाम हासिल कर लेगी जिसके लिए वह जान तोड़ मेहनत कर रही है,
और उसके बाद सबसे पहला छुटकारा उन मतलब के रिश्तों से पाएगी जो उसके लिए मुसीबत बन चुके थे। अगली सुबह तैयार होते हुए वह शावेर के साथ ही घर से बाहर आई। शावेर इस कदर डैशिंग लग रहा था कि अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था वह ऑफिस के लिए तैयार हुआ है या आज कहीं और जाने का इरादा रखता है। उसने बस सरसरी सा पूछ लिया तो शावेर ने मुस्कुराते हुए एक नज़र उसे देखा। बिल्कुल, आप अपना इंटरव्यू क्लियर करके आ जाइएगा। मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा। आज का दिन मैं वहीं गुजारूंगा और उसके बाद ही मिलकर घर वापस चलेंगे। शावेर का लहजा इतना बदला हुआ था कि वह इत्मीनान से उसकी बात पर मुस्कुरा दी। शावेर ने उसे उस खास जगह पर उतारा जहां राबिया उसका इंतज़ार कर रही थी और वहीं से पलट गया। आज का दिन उसके लिए बहुत खूबसूरत साबित होने वाला था। एक तरफ शावेर का बदला हुआ रवैया और दूसरी तरफ इंटरव्यू जिसके लिए उसने काफ़ी मेहनत की थी। उसे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। राबिया उसके साथ थी। राबिया के वालिद कॉलेज लेक्चरर थे और राबिया उसकी सबसे मखलस दोस्त थी। वक्त आने पर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वह अंदर जाकर इंटरव्यू दे आई। एक इत्मीनान, एक सुकून उसके चेहरे पर फैला हुआ था। उसे यकीन था इस बार मंजिल दूर नहीं। उसने आत्मविश्वास से इंटरव्यू दिया और फिर राबिया के साथ ही बाहर आ गई। राबिया अपने पापा के साथ वापस जाने वाली थी और वह शावेर के दिए हुए एड्रेस पर जाने के लिए रिक्शा लेकर निकल पड़ी। यह एक शानदार होटल था, इतना शानदार कि वह बस दंग होती हुई नज़रों से देखती रह गई। शावेर यहाँ क्या करने आए हैं? यह सवाल उठा और फिर मुस्कुराते हुए अंदर बढ़ गई। शावेर से पहले भी उसका संपर्क हो चुका था, इसलिए उसे मालूम था कि वह इस वक्त कहाँ होगा, शायद किसी मीटिंग में या बिजनेस के सिलसिले में। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जैसे ही वह दरवाजे के सामने पहुंची, उसका हाथ दस्तक देने ही वाला था कि दरवाज़ा दूसरी तरफ से खुला और शावेर बाहर आया। उसकी पीठ से चिपकी खड़ी एक लड़की को देखकर वह वहीं साखित रह गई। वह लड़की उसके बाजू से चिपकी नाज और अदाओं के साथ खड़ी थी जबकि शावेर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़र जैसे ही बनिश पर पड़ी तो उसके चेहरे पर वही मुस्कान और आंखों में अजीब सा चैलेंज था। बनिश वहीं खड़ी नम आंखों से देखती रही। लग रहा था लड़की नशे में है, बार बार शावेर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बनिश का दिल चाहा कि वह उसे थप्पड़ जड़ दे। अजीब एहसास ने उसे घेर लिया और वह बेकाबू होकर आगे बढ़कर शावेर का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लाई। दूर रहो मेरे शौहर से! कौन हो तुम? इस बार वह गुस्से से चिल्लाई, मगर शावेर ने नरमी से उसका रुख मोड़ा। इसे यहीं रहने दो, ये चली जाएगी, चलो हम चलते हैं। बेशक वह नरमी से बोल रहा था, मगर बनिश के अंदर कैसी हलचल मची थी ये कोई नहीं जानता था। लड़की के चेहरे से साफ जाहिर था उसका शावेर से कोई रिश्ता है और यह बात बनिश को अंदर तक तोड़ गई। वह तो सोचती थी शावेर पर उसका हक है, लेकिन शावेर के इस रवैये पर उसे अजीब मायूसी ने घेर लिया। शावेर उसका हाथ थाम कर कार तक ले आया। जब उसने हाथ झटक कर नम आंखों से उसकी ओर देखा, यह सब क्या था? कौन थी ये लड़की? और आप पूरा दिन इसके साथ गुजार चुके हैं। उसका लहजा टूटा हुआ था। शावेर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जब बीवी अपने हक से महरूम रखे तो फिर शौहर को बाहर मुंह मारनी पड़ती है। वह क्या चाहता था और किस बात की सजा दे रहा था वह अच्छी तरह जानती थी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं शावेर? आप जानते हैं रुखसती से पहले हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। उसने झिझकते हुए नजरें झुका लीं। लेकिन बाहर तो बहुत कुछ हो सकता है ना, इसीलिए अब मैं तुमसे कोई तलब नहीं रखता। कार में अजीब सी खामोशी छाई रही। उसका दिमाग उलझनों में था। उसने तय कर लिया कि वह घर पहुंचते ही नानी या मामू से बात करेगी, क्योंकि अगर वह उसके किरदार को इस तरह उछाल सकता है तो वह उसका शौहर है, उस पर हक रखता है और इस तरह उसका हक बाहर बिखेरते हुए जवाबदेह ज़रूर होगा। और उसने यही किया। जाते ही सबसे पहले नसीरीन बेगम से कहा कि उनका पोता बाहर लड़कियों से ताल्लुक़ रखता है। नसीरीन बेगम ने बेख्तियार ही मुंह पर हाथ रख लिया। अपने शौहर के बारे में ऐसी बातें कर रही हो लड़की? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ नानी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।
ये बात सिर्फ नानी ने ही नहीं बल्कि जुनैद खान ने भी सुनी और चुपचाप उसकी ओर देखकर पलट गए। तुम इतनी नादानी दिखाओगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। वह तुम्हारा शौहर है, उसे अपनी ओर खींचो, अपनी ओर मायल करो, बजाय इसके कि तुम उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। नानी ने उसे समझाना चाहा, लेकिन कैसे? मैं रुखसती से पहले उन्हें अपनी ओर कैसे राग़िब कर सकती हूँ? आप अच्छी तरह जानती हैं कि वह पहले ही मुझे बदकिरदार समझते हैं। और नसरीन बेगम ने खामोशी से सर झुका लिया। मैं जुनैद से बात करती हूँ, जल्द से जल्द ही तुम्हारी दोनों की रुखसती कर देते हैं, क्योंकि हमें वो नतीजे नहीं मिले जिनकी हमें उम्मीद थी। ये कहकर वह उठकर अपने कमरे में चली आईं। शावेर का रवैया बहुत अजीब था, बार बार उसकी आंखें नम हो रही थीं। न जाते हुए भी वह इकरार कर चुकी थी कि शावेर के साथ उसका गहरा जुड़ाव है और उसे किसी और के साथ बांटना उसके लिए नामुमकिन है। बेगम ने जब जुनैद साहब से बात की तो वह भी गहरी सोच में पड़ गए। मैंने सोचा था कि इन दोनों को रिश्ते में जोड़ने के बाद ये एक दूसरे पर काबू पा लेंगे, लेकिन शायद मैं गलत था। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने हफ्ते के भीतर ही उनकी रुखसती की तारीख तय कर दी। शावेर को तो पहले ही कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन वह अजीब सी कशमकश का शिकार थी। न जाने क्यों उसके दिल में अजीब से डर उठते कि जैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अगर वह शावेर की दस्तरस में गई तो टूट जाएगी। उस शख्स के बारे में उसके जहन में कोई भी सकारात्मक बात नहीं आती थी। सारी रस्में पूरी करने के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसके हाथों पर शावेर के नाम की मेहंदी सजा दी गई। हालांकि रुखसती इतनी जल्दी नहीं होनी थी, लेकिन यह जुनैद साहब का फैसला था और सबको मानना पड़ा। जुनैद साहब ने खुद ही उसके लिए जहेज़ का इंतज़ाम किया और उसे रुखसत करके अपने ही घर ले आए, यानी अपनी बहू के तौर पर भी फ़र्ज़ अदा किए और उसकी ओर से बाप के भी फ़र्ज़ निभाए। जुनैद खान ने उसकी खुशियों के लिए कोई कमी नहीं रहने दी। बिला शक वह बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वह पूरी रात अजीब सी कशमकश का शिकार रही। वह नहीं जानती थी कि कल उसकी दस्तरस में जाने के बाद वह उससे क्या कहेगा, उसके साथ कैसा सलूक करेगा, उस पर किस तरह अपनी शिद्दत निछावर करेगा, क्योंकि उसके तौर तरीके देखकर वह डर चुकी थी। अरोसी जोड़े में मलबूस बनिश सामने वाले के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। निकाह पहले ही हो चुका था। एक छोटी सी तकरीब के बाद उनकी रुखसती का ऐलान कर दिया गया। जुनैद खान को यकीन था कि अब उनका बेकाबू बेटा काबू में आ जाएगा, क्योंकि बनिश उनके हिसाब से बहुत अच्छी लड़की थी और उनके बेटे को संभाल सकती थी। कमरे को लाल गुलाबों से सजाया गया था। यह उनके इकलौते बेटे की खुशी थी और वह इसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। वह डैशिंग शख्स सबकी निगाहों का मरकज़ बना हुआ था, जिसके चेहरे से ही खुशी की लहरें झलक रही थीं। लोगों के दरमियान वह इस कदर चहक रहा था कि हर किसी को यकीन था कि बनिश के इश्क में डूबकर वह उसे अपनाने जा रहा है, और न जाने कितने लोग थे जो बनिश की किस्मत पर नाज़ाम थे। जहाज़ी साइज़ बेड पर बैठी बनिश अपने धड़कते दिल को संभाले हुई थी। नर्म सी रोशनी, खुशबू, धड़कते दिल और बिखरी सांसों के बीच कमरे में वह सब कुछ था जो जज्बात को भड़का दे। और तभी वह कमरे में दाखिल हुआ। बनिश पहलू बदल कर रह गई। वह वक़ार से कदम उठाकर उसके सामने आकर बैठ गया और न जाने कितनी देर तक बनिश के चेहरे को देखता रहा। जब बनिश ने पलके उठाकर उसके चेहरे की ओर देखा तो वह बोला, खुदा ने तुम्हें इतना हुस्न अता किया है कि किसी का भी ईमान डगमगा सकता है। उसने नरमी से बनिश का हाथ थाम लिया और बनिश उसका चेहरा देखती रह गई। हया के कितने ही रंग उसके चेहरे पर बिखरते चले गए। वह शावेर से उम्र में छोटी थी, लेकिन सिर्फ चंद साल। उसने कुछ नहीं कहा और न ही बनिश को कुछ कहने का मौका दिया। नरमी से उसकी ओर बढ़ा और फिर अपने जज्बात उस पर निछावर करने लगा, इतनी शिद्दत से कि बनिश हलकान हो गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस कदर बेरहमी का मुजाहिरा करेगा। वह उस पर इस तरह टूटकर बरसा जैसे बरसों से उसका ख्वाहिशमंद हो और उसके बगैर हर पल गिन गिन कर गुजारा हो। उसके लबों से उसकी गर्दन और गर्दन से उसके वजूद को पूरी तरह अपने आगोश में लेने के बाद वह नर्म सी सरगोशियां उसके कानों में उड़ेल रहा था।
बनिश चाहती थी कि वह उसे अपने किरदार का यकीन दिलाए, मुस्तकबिल के वादे करे, यह एहसास दिलाए कि वह उसके साथ मखलस है, उनके रिश्ते को मजबूत बनाए। लेकिन उस शख्स के पास इतना वक्त ही नहीं था कि उसकी बातों को सुने। उस पर तो उसे हासिल करने का जुनून सवार था। शायद वह उसकी जिद तोड़ना चाहता था और उस रात उसने बनिश को तोड़ दिया। उसे हासिल करने के बाद अपनी जिद पूरी कर चुका था। आने वाले हर दिन के साथ उसे एहसास हो गया कि शावेर ने उसे किस जिद के चलते अपनाया है। वह उस रोज़ के थप्पड़ को कभी भूल ही नहीं पाया। शायद उसका झुठलाना, बनिश का हठ दिखाना उसे इस कदर जिद्दी बना चुका था कि वह उसे अपनी जागीर समझता था। बनिश ने एडजस्ट होने की हर मुमकिन कोशिश की थी। वह चाहती थी कि शावेर के दिल पर असर करे, उसकी नरम सी सरगोशियों को सुनने का वह आदी हो जाए, और वह ऐसा ही करती। हर वक्त उसके आने से पहले ही उसके सामने रहती, लेकिन वह शख्स हमेशा उसे तजलील का निशाना बना देता। न जाने क्यों वह लोगों की बातों में आने वाला इंसान था। एक लम्हे के लिए अगर उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करता तो दूसरे ही लम्हे तंज की बारिश कर देता। उसकी नरमी को भी खुशामद करार देते हुए कह देता कि वह उसके बाप के टुकड़ों पर पल रही है, सिर्फ इसी वजह से उनके आगे पीछे फिरती है। हकीकत मगर अलग थी। वह बस सब्र और खामोशी से सब सह लेती, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। शावेर अपनी मर्जी का मालिक था, उस पर पूरी तरह मुसल्लत हो चुका था, और वह अब न रिश्ता तोड़कर कहीं जा सकती थी और न ही उसके पास कोई और रास्ता बचा था। शादी को चंद दिन ही गुजरे थे कि शावेर ने घर के मुलाजिमों को छुट्टी दे दी। वह हैरत से उसका चेहरा देखती रही। इतना ज्यादा काम मैं अकेले कैसे करूंगी? शावेर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा तुम्हें और कोई काम है जो नहीं? ये काम करोगी तो तुम्हारा दिल लगा रहेगा। आखिर बचपन से इस घर में रह रही हो, कुछ न कुछ फायदा तो इस घर को भी होना चाहिए। फिर वही तंज ने अजियत से आंखें मूंद कर सर झुका लिया। शावेर के चले जाने के बाद वह कितनी देर घुट घुट कर रोती रही। यह बेबसी और अजियत उसके लिए जानलेवा थी। उसके तंज नवाकाए उसकी रूह को भी घायल कर देते थे, और आज उसकी रूह बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। उसके सारे ख्वाब बिखर चुके थे। घर का सारा नज़्मो नसक, जहाँ पहले 3 मुलाजिम देखते थे, अब वह अकेली थी। 2 ही दिनों में उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उस रात उसे तेज बुखार था। जब शावेर कमरे में दाखिल हुआ, उसके मुंह से कंबल हटाकर देखा और फिर फ्रेश होने चला गया। उठो और मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, कब तक लेटी रहोगी? उसने आहिस्तगी से कहा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे तेज़ बुखार है शाव, आंटी से कह दीजिए प्लीज़। शावेर तमतमा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम्हारे काम करने होंगे तो मम्मा से कहूँगा। जाओ और मेरे लिए चाय बनाओ। वह चुपचाप उठ खड़ी हुई। उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि उसने सोचा जेबा बेगम से कह दे और उनके हाथों चाय भिजवा दे, लेकिन उसकी देर देखकर शावेर भड़क उठा। न जाने उसे किस बात का गुस्सा था। उसने सख्ती से झिंझोड़कर सामने खड़ा किया और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। क्या समझती हो? मेरे सामने नाटक करोगी और मेरे दिल में जगह बना लोगी? तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तुम जैसी हो वैसे ही रहोगी। तुम जैसी लड़कियों की मेरे सामने कोई अहमियत नहीं है। बनिश हैरत से उसका चेहरा देखती रही। उसे समझ नहीं आया शावेर को किस बात का गुस्सा है, लेकिन वह चिल्लाता रहा। तुम और तुम्हारी माँ ने हमारी जिंदगी को अजाब बना दिया है। तुम्हारी माँ भी बरसों से हम पर मुसल्लत है। अगर वह तुम्हारे बाप के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान देती तो आज ये तौक गले में लटका कर न चलना पड़ता। बेबसी के मारे बनिश की आंखों से आंसू बह निकले। हर मोड़ पर वह उसकी तजलील करता रहा। मुलाजिमों को हटाने के बाद वह सिर्फ उसे तोड़ना चाहता था, ताकि वह घर का काम करे और अपनी औकात समझे। आज वह इतनी बेबस थी कि झुककर शावेर के कदमों में बैठ गई। मेरी रूह को इतना जख्मी मत करो कि मैं जीने के काबिल ही न रहूं शावेर। और शावेर ने उसे सख्ती से दूर झटक दिया। तुम्हारी अहमियत ही क्या है मेरे सामने? तुम जमीन पर चलने वाले कीड़े से भी कम हो। एक बदकिरदार और ज़बान दराज लड़की जो किसी के भी सर मुसल्लत होकर उसकी ज़िंदगी को अजाब बना दे। वह कहता रहा और वह सर झुकाकर रोती रही। रोटी के चंद निवालों की कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ेगी,
उसने कभी नहीं सोचा था। उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। उसे उस शख्स के गले में जबरदस्ती डाल दिया गया था जो उससे कोई उल्फत ही नहीं रखता था। वह चुपचाप सब बर्दाश्त कर रही थी, बस शावेर की नज़रों में अपनी अहमियत बनाना चाहती थी। उसे यकीन दिलाना चाहती थी कि वह भी इंसान है, उसके दिल में भी जज्बात हैं। लेकिन शावेर ने उसे अच्छे से यकीन दिला दिया था कि उसकी ज़िंदगी में उसकी कोई हैसियत नहीं है। खुदा के लिए निकल जाओ हमारी ज़िंदगी से, अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए, ताकि हमारी ज़िंदगी से ये अजाब छूटे और मेरी माँ भी सुकून का सांस ले सके। ये कहकर शावेर ने उससे मुंह फेर लिया। वह देर तक उसकी पीठ देखती रही और फिर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। उस रोज़ उसने कुछ नहीं कहा, बस अंदर से हार गई। इतनी टूट चुकी थी कि अब उसमें हिम्मत ही नहीं रही कि उस शख्स का सामना कर सके। कमरे से निकलने से पहले उसने चादर उठाई थी, इसके अलावा कुछ नहीं। उसने सोच लिया था कि इतनी तज़लील के बाद वह कभी भी ज़बरदस्ती उस शख्स पर मसल्लत नहीं रहेगी। वह उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी, इतनी दूर चली जाएगी कि फिर पलट कर उसके दरवाजे तक न आए। वह शख्स कभी उसकी झलक भी न देख पाए। और उस रोज़ वह चुपचाप घर से निकल गई। किसी ने भी उसे नहीं रोका। साहब ने यही सोचा शायद वह गुस्से का शिकार है, थोड़ी देर बाहर गुजारने के बाद घर वापस आ जाएगी। लेकिन उस रोज़ हार कर निकलती हुई एक बेबस लड़की ने वापस आने की सारी राहों को बंद कर दिया था। उसकी यहाँ कीमती चीज़ सिर्फ जेबा बेगम थी और उसने सोच लिया था कि जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो जेबा बेगम को ले जाएगी, लेकिन उस वक़्त उन्हें अपने साथ मसाइल का शिकार नहीं कर सकती थी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह रिक्शे में बैठकर राबिया के पास चली गई, क्योंकि उसका आखिरी सहारा राबिया थी। अगले 2 दिनों तक वह जितनी जहनी अजियत का शिकार रही, सिर्फ वही जानती थी और उसका खुदा। जबकि दूसरी जानिब जेबा बेगम का रो रो कर बुरा हाल था, उसका कुछ पता नहीं था। 2 दिन हो चुके थे और शाहवीर उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि अपनी नफ़रत में, बदले की अड़ में और उसे नीचे दिखाने के लिए वह इस हद तक चला गया कि उस लड़की को अंदर से तोड़ दिया। उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था। उसने जो कुछ कहा सिर्फ अपने अंदर की शिद्दत को कम करने के लिए कहा था। वह आज तक उससे नफ़रत नहीं कर पाया, सिर्फ एक दिखावा था कि वह उससे नफ़रत करता है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वह यूं टूटकर उसके घर से चली जाएगी। वह बेतहाशा उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा, लेकिन अब शायद वह अपने वजूद को लेकर उससे दूर चली गई थी। उस रोज़ भी वह राबिया के कमरे में लेटी सोने की कोशिश में हलकान हो रही थी जब चहकती हुई राबिया की आवाज़ ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। राबिया चीख रही थी, उसका चेहरा शिद्दत से सूरख था और फिर वह उसके गले से लग गई। वह जो 2 दिनों से सारी दुनिया को भूल चुकी थी, अंदाज़ा ही नहीं लगा पाई कि कितनी बड़ी खुशी उसकी मुंतज़िर है। सारी जिंदगी के सब्र का फल उसके सामने था। तुम्हारा नाम लिस्ट में आ चुका है, तुम मुकाबले के इम्तिहान को पास कर चुकी हो। और वह बेकाबू होकर फर्श पर बैठती चली गई। घुटनों पर सर रखकर वह इस शिद्दत से फूट कर रोई कि राबिया और उसकी माँ नम आंखों से उसे देखती रहीं। तुम मेरे लिए जहनी अजियत के अलावा कुछ नहीं हो। तुम और तुम्हारी माँ हमारे गले में डाले हुए तोकड़ की तरह हो, जो ज़बरदस्ती सारी जिंदगी हम पर मसल्लत रहेंगी। दूर कहीं से आती हुई आवाज़ अभी तक उसके जहन को झंझोड़ रही थी। उसकी माँ की दुआएं कामयाब हो गईं, उसकी मेहनत कामयाब हो गई। उसने वो कदम जो अपनी माँ और अपने लिए उठाया था, वह कदम कामयाब साबित हुआ। आज उसे वो सब कुछ मिल चुका था जिसकी सिर्फ कोई तमन्ना कर सकता है। वह बेकाबू होकर उठते हुए राबिया के गले लगी। वह बहुत खुश थी, इतना खुश कि उसका दिल चाहा वह फौरन उड़कर अपनी माँ को यह खुशखबरी सुनाए। लेकिन अभी उसे इंतज़ार करना था, इतना इंतज़ार कि वह शख्स तड़प कर उसकी दहलीज तक आए। जायनमाज़ पर सजदे में झुकी हुई बिनश हिचकियों से रो रही थी। आज उसके दिल की हालत कैसी थी वह जानती थी, और उसका खुदा दिल की इतनी शिद्दत से रो रही थी, खुदा को पुकार रही थी और तशकुर में झुकी हुई थी। शहरगढ़ से करीब रहने वाली जात बेहतर जानती थी। उसने राबिया से कह दिया कि एक बार जाकर उसकी माँ से मुलाकात कराए, उसे यह खुशखबरी सुनाए और मज़ीद उम्मीद भी दिलाकर आए कि वह वापस आकर अपनी माँ को अपने साथ ले जाएगी।
अगले चंद दिनों के अंदर वह राबिया के घर से ही लाहौर रवाना हो गई, क्योंकि उसे ट्रेनिंग के लिए लाहौर बुलाया गया था। ट्रेनिंग चूंकि 6 से 7 माह की थी, इसलिए उसे इतना अरसा वहीं रहना था। वह सब कुछ भूल गई, उसने सब कुछ भुला दिया। राबिया बगैर तौर पर तो उससे मुलाकात करने के लिए गई, लेकिन वहां जाकर उसने जेबा बेगम को सब कुछ बता दिया और वह बस सर झुकाकर रोती रहीं। वह ठीक तो है, उसे कहना कि अपना ख्याल रखे। वह आज भी उसकी फिक्र में हलकान हो रही थीं। शाहवीर उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, उसे एक पल के लिए सुकून नहीं था। वह अजियत में मुब्तला था। तुम बिनश को बताना। लेकिन राबिया ने खामोशी इख्तियार कर ली। उस वक़्त वह उसे कुछ नहीं बताना चाहती थी। 6 से 7 माह का अरसा जहाँ उसने ट्रेनिंग में गुजार दिया, वहीं जेबा बेगम ने गहरी खामोशी इख्तियार किए रखी। इतने अरसे में ऐसा कोई दिन नहीं था जब उसके ज़मीर ने उसे मलामत न किया हो। वह तो यह तक नहीं जानता था कि वह जिंदा भी है या मर चुकी। आखिर वह कहाँ चली गई, उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था। अपनी की गई बातों पर वह इस कदर शर्मिंदा था कि उसने खुद पर तवज्जो देनी छोड़ दी, जैसे उस लड़की के चले जाने के बाद सारी बहारें रूठ कर चली गई हों। पूरे 7 माह के बाद साथ वह वापस लौटी, लेकिन इस बार वह बिनश हसन नहीं बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर बिनश हसन थी। वह जिस मुकाम पर खड़े होने का उसने तसव्वुर किया था, खुदा ने वह मुकाम उसके कदमों में लाकर रख दिया। आज वह कामयाब थी। राबिया और उसकी फैमिली का शुक्रिया अदा करने के बाद वह सबसे पहले अपने अलग घर में शिफ्ट हुई। राबिया से कहकर ही उसने जेबा बेगम को बुला लिया था, और जब शाहवीर को इस मामले का इल्म हुआ तो वह बेख्तियार ही दौड़ता हुआ राबिया के दरवाजे तक गया। उसने राबिया से मिन्नत कर डाली, मुझे एक बार बता दो वह कहाँ है। अगर मुझे भाई समझती हो तो मुझ पर एहसान कर दो। और न चाहते हुए भी राबिया ने बता दिया। उसने बिनश का एड्रेस दे दिया और वह किसी पागल दीवाने की तरह उसके दिए हुए पते पर पहुंच गया। उस शानदार से घर को देखकर वह बाहर ही रुक गया। दिल में अजीब से वसवसे फैलने लगे। उसने दिल को काबू किया और चौकीदार को बताया कि अंदर जाकर बता दे, शाहवीर आया है। शाहवीर को अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि वह किस मुकाम पर है। उसे लगा शायद उसने बाप से मदद मांगी है और उसके बाप ने ही उसे यह घर लेकर दिया है ताकि वह सुकून से रह पाए। चौकीदार अंदर चला गया। वह बेमकसद ही टहलता रहा। जब उसकी नज़र गेट पर लगी नंबर प्लेट पर ठहर गई, बेकाबू होकर उसकी जमी हुई नज़रों के साथ ही माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। असिस्टेंट कमिश्नर बिनीश हसन। उसने न जाने कितनी बार इस तहरीर को पढ़ा और फिर हाथों से छूकर देख लिया। चौकीदार बाहर आया था। उसने कंधे से हिलाते हुए बताया, मैडम, इस वक्त किसी से भी मिलना नहीं चाहती क्योंकि यह उनके आराम का वक्त है। वह चुपचाप वापस लौट गया। दिमाग में धमाके हो रहे थे। उसका बार बार यहाँ से जाना, रातों को जागना। उसे बेख्तियार वह दिन याद आ गए जब वह उस पर बदकिरदारी के इल्ज़ाम लगाते हुए उसे कटहरे में खड़ा कर देता। उसने फ़ौरन घर जाकर रिसर्च की थी और सारा सच उसके सामने था। वह कोई आम बिनश नहीं रही थी, बल्कि अब असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर फाइज थी। जहां वह पहले इस कदर नादिम और ज़मीर के बोझ तले दबा हुआ था, अब पहले से कहीं ज़्यादा नदामत ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। न जाने वह कितनी बार बिनश के दरवाजे तक गया और खाली हाथ लौट आया। वह उससे मिलने का इरादा ही नहीं रखती थी, और फिर मजबूर होकर उससे मुलाकात करने के लिए वह उसके ऑफिस तक चला गया। उस रोज़ वह हर एक के सामने उसके कदमों में बैठ गया। क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि तुम नज़र उठाकर मेरी तरफ देखो? वह रो रहा था। एक बाँवखार और संजीदा मर्द जिसने आज तक सिर्फ तंजिया और तल्ख नज़रों से उसे देखा था, आज उसकी नज़रों में आंसू थे, नदामत थी, खो देने का एहसास था। बिनश ने बमुश्किल अपने पलकें झपकते हुए आंसुओं को हलक में उतार लिया। नहीं, आप मेरे सामने कोई भी हैसियत नहीं रखते शाहवीर। और वह बेइख्तियार ही उठ खड़ा हुआ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बिनश, बल्कि मैं तुमसे इश्क करता हूँ।
मुझे असिस्टेंट कमिश्नर बिनिश हसन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ बिनिश शाहवीर खान से मोहब्बत है, और बेपनाह मोहब्बत। एक बार नहीं, उसने बार बार इकरार किया था। उस अना में लिपटे हुए शख्स की अना को तोड़ देने वाली बिनश थी। आखिरकार एक तवील अरसे के बाद बिनश ने उसकी दरख्वास्त पर गौर करते हुए एक शर्त उसके सामने रख दी, और शर्त यह थी कि अब वह आकर बिनश के घर में रहेगा अगर वह उसके साथ दोबारा अपने ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है। और वह अगले ही दिन उसके घर आ गया। वह तो पहले से ज़्यादा बेकरार था। बिनश की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रही थी सिवाय मोहब्बत के, सो वह मोहब्बत को एक मौका देना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह उस शख्स को एक मौका दे। उस रोज़ साहिले समुंदर पर लाल साड़ी में लिपटी हुई बिनश उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी, जबकि शाहवीर की नज़रें मुसलसल उस पर जमी हुई थीं। अब क्या पागल करने का इरादा है एएसी साहिबा? उसने नरमी से उसे अपनी जानिब खींचा तो बिनश किसी कटी हुई शाख की तरह उसके सीने से आ लगी। उसके चेहरे पर सुर्ख रंग फिसलने लगे थे जब शाहों ने नरमी से उसके रुखसार पर बोसा दिया। मुझ पर यकीन करने के लिए, मेरी मोहब्बत को एक मौका देने के लिए शुक्रिया जाना। अगर तुम मुझे उस रोज़ ठुकरा देती तो शायद। बिनश ने नरमी से उसके लबों पर हाथ रख दिया। बस करें, अतीत की बातों को भूल जाए शाहवीर। मैं अब उन बातों को दोहराना नहीं चाहती। उसने हर तरह से उस शख्स को आजमाया था, उसकी मोहब्बत को आजमा कर देख लिया, लेकिन वह आज भी उस बात पर कायम था जो उसने आखिरी बार की थी। मोहब्बत अना में लिपटे हुए शख्स पर असरअंदाज हुई और उसे इश्क में इस कदर दीवाना किया कि वह उन नज़रों का असीर हो गया जिन नज़रों में वह आंसू लाने का सबब बनता था।